अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह रहमान की आयत नंबर 19 से लेकर 30 तक करते हैं। तर्जमा, उसने दो समंदर बहाए कि देखने में मालूम हों मिले हुए, और है उनमें रोक कि एक दूसरे पर बढ़ नहीं सकता, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इनमें से मोती और मूंगा निकलता है, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और इसी की हैं वो चलने वालियां के दरिया में उठी हुई हैं जैसे पहाड़, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ज़मीन पर जितने हैं सबको फना है, और बाकी है तुम्हारे रब की ज़ात अज़मत और बुजुर्गी वाला, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। इसी से मंगता है जितने आसमानों और ज़मीन में हैं, हर एक दिन एक काम है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 के बुक में एल्गोरिदम 1 से लेकर एल्गोरिदम 7 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। एल्गोरिदम नंबर 1, फाइंड सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो अगर आप कोई भी एल्गोरिदम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने उसमें 3 चीज़ें देखनी है कि आपके पास इनपुट में आपको क्या चाहिए, आपके पास प्रोसेसिंग क्या होगी, और आपके पास आउटपुट में क्या आएगा। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड आउट करोगे तो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आपके पास इनपुट क्या हो सकती है, प्रोसेसिंग क्या हो सकती है और आउटपुट क्या हो सकती है। इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट, आपके पास होता है एक कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल आगे बुक में एक लॉन्ग टॉपिक है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ बस आप इतना जान लें कि कांस्टेंट आपके पास कोई भी ऐसी वैल्यू है जो फिक्स है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल आपके पास वो वैल्यू होगी जो चेंज हो जाएगी। इससे ज़्यादा जो डिटेल में इस टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगा तो आगे वहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो कांस्टेंट आपके पास वो वेरिएबल है जो फिक्स है, और वेरिएबल आपके पास वो वैल्यू है जो चेंज हो सकती है। तो जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम को जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम वेरिएबल वैल्यू लिखेंगे। तो उसने कहा था 5 गिवन नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट में आपको सबसे पहले 5 नंबर चाहिए, प्रोसेसिंग में आपने उसको सम निकालना है। अब सम कैसे होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर आपके पास आ जाएगा प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई बाय ई। ये कुछ रफ सा काम मैं कर रहा हूँ। अगर हमने एवरेज फाइंड करना हो तो एवरेज का फार्मूला ये होता है सम ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि एवरेज का फार्मूला आपके पास आ जाएगा सम, इस केस में नंबर ऑफ वैल्यू क्योंकि 5 है तो ये आ जाएगा सम ओवर 5, और फिर आपके पास आउटपुट जो आ जाएगी, हमारे पास आउटपुट हमने निकालनी है सम, प्रोडक्ट और एवरेज। आखिर में हमें ये चीज़ें चाहिए। तो जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को करेंगे सबसे पहले आपने कंसेप्ट देखना है, आपके पास इनपुट क्या है, आपके पास उसकी प्रोसेसिंग क्या है, और फिर आपके पास आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट। इसमें हम इंटर करते हैं 5 नंबर, लेट 5 नंबर्स ए बी सी डी और ई। में चाहता तो यहाँ कांस्टेंट भी ले सकता था, लेकिन कांस्टेंट लेने का एक जो आपके पास डिसएडवांटेज ये है कि फिर कांस्टेंट तो फिक्स वैल्यू है, उसमें आप कोई चेंज लाना चाहें तो नहीं ला सकते, इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास आ गया कि हमने 5 नंबर ले लिए,
उसके बाद प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमने क्या निकालना था, स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमें इसका सम चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहाँ पे हमने सम फाइंड आउट कर लिया, स्टेप नंबर 3। फिर हमने इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई ई, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। स्टेप 4, प्रोडक्ट के बाद आपके पास आ जाएगा एवरेज। एवरेज आपके पास आ जाएगा सम डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ तक हमने क्या कर लिया, हमारे पास जो स्टार्ट था, जो हमने इनपुट देनी थी, इनपुट भी हमने प्रोवाइड कर दी है, और जो चीज़ हमारे पास प्रोसेसिंग में आई थी, तो हमने प्रोसेसिंग में सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया और एवरेज भी निकाल लिया है। तो आखिर में स्टेप 5 आउटपुट आ जाएगी, और आउटपुट आपके पास आ जाएगा, तरतीब से जाइएगा, सम प्रोडक्ट एवरेज, और स्टेप 6 आपके पास हो जाएगा स्टॉप। एल्गोरिथम आपके पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले आपने इनपुट देखनी है कि आपके पास इनपुट क्या है, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, और फिर प्रोसेसिंग के बाद वही चीज़ हमारे पास आउटपुट में आ जाएगी। तो वो चलते हैं इसके एल्गोरिथम नंबर 2 की तरफ। एल्गोरिथम नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 3 नंबर्स। तो इसका मतलब आपके पास ये हो गया कि हमारे पास हमने लार्जेस्ट नंबर जो फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास आउटपुट होगी, और जो इनपुट होंगी वो हमारे पास 3 नंबर होंगी। तो इसका मतलब है, अगर हम इनपुट का कंसेप्ट देखें, तो इनपुट तो हमारे पास आ जाएगा 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, ए बी और सी। मैं इसको कांस्टेंट इसलिए नहीं लिख रहा कि कांस्टेंट से तो फिर एक दफ़ा रिजल्ट आइडेंटिफाई होता है, लेकिन जब हम उसमें वेरिएबल लेते हैं, तो हम जब में इसमें वेरिएबल को कोई भी वैल्यू देना चाहें तो इजीली दे सकते हैं। इनपुट आपके पास 3 हो गई। अगर हम इसकी प्रोसेसिंग को देखेंगे, तो इसकी प्रोसेसिंग को कुछ हम यूँ आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल ये ए है, अगर मैं कहता हूँ कि ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपके पास ए लार्जेस्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता, तो इसका मतलब है फिर सेकंड सिनेरियो में ये आ जाएगा कि बी ग्रेटर देन ए या बी ग्रेटर देन सी, तो फिर लार्जेस्ट बी होगा। और इन केस अगर आपके पास ए भी लार्जेस्ट नहीं है, बी लार्जेस्ट नहीं है, तो फिर इसका मतलब है सी ऑटोमेटिकली लार्जर हो जाएगा। तो आखिर में हम इसकी आउटपुट कर देंगे लार्जेस्ट नंबर। वो कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो हमने जब भी हम प्रोग्राम एल्गोरिथम करें या फ्लो चार्ट या कोई भी प्रोसेसिंग करें, तो उसमें हम जनरल चीज़ें लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1, स्टार्ट इंटर 3 नंबर्स ए बी एंड सी। स्टेप 2, कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। अब हम यूँ कह रहे हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, देन हम कह सकते हैं कि देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। यानी इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस स्टेप में ये हो जा रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए, यानी कि ए लार्जर है। और अगर ऐसा नहीं होता, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएं। स्टेप 3, अब सेकंड कंडीशन हम यूँ लगाएंगे कि इफ़ बी ग्रेटर देन ए, यानी सपोज करेंगे वो जो नंबर था वो ए लार्जर नहीं था, तो फिर सेकंड, इफ़ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, तो हम कह सकते हैं देन लार्जेस्ट इज इक्वल टू
बी, अदरवाइज गो टू, या इसको हम यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज सी इज लार्जेस्ट। यानी फिर अगर सी को चेक करने की जरूरत नहीं, अगर हम ये कह रहे हैं कि ए बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो सी होगा वो आपके पास लार्जर हो जाएगा। तो स्टेप 4, आउटपुट, और आउटपुट आपके पास आ जाएगा लार्जेस्ट, और स्टेप 5 आपके पास आ जाएगा स्टॉप। अब मैं आपको इसको थोड़ा रफ में सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। 3 नंबर ले लिए, तो अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर ले लेता हूँ, सपोज करें ये ए है, ये बी है और ये सी है। सपोज करें यहाँ मैंने 10 पुट कर दिया, यहाँ पे मैंने 15 पुट कर दिया और यहाँ पे मैं 5 पुट कर रहा हूँ। तो सब बाय स्टेप चलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ए ग्रेटर देन बी, क्या 10 15 से बड़ा है, एंड 10 ग्रेटर देन 5। अब ये कंडीशन तो आपके पास ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। तो एंड तब सॉल्व होता है जब आपके पास दोनों ट्रू होंगे। तो इसका मतलब है इन दोनों का जब आंसर को मैच किया जाएगा तो इसका मतलब ये कंडीशन तो आपके पास फॉल्स होगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम सेकंड चेकिंग पे जा रहे हैं कि क्या बी ए से बड़ा है। देखें 15 ग्रेटर देन 10 एंड 15 ग्रेटर देन 5। तो ये आपके पास ये केस ट्रू है, ये केस ट्रू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा वो बी आ जाएगा इस सिनेरियो में। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखें बी लार्जेस्ट है। अब मैं एक और सिनेरियो को इसमें डिस्कस करता हूँ। सिनेरियो यूँ रख लें कि ये आपके पास 10 है, ये 20 है और ये 30 है। स्टेप 2 पे ए ग्रेटर देन बी, 10 ग्रेटर देन 20 एंड 10 ग्रेटर देन 30। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो ऑलरेडी एंड में एक भी फॉल्स हो जाए तो फाइनल रिजल्ट आपके पास फॉल्स हो जाएगा। फिर सेकंड सिनेरियो में हमारे पास ये था कि बी ग्रेटर देन ए, 20 ग्रेटर देन 10 एंड 20 ग्रेटर देन 30। तो आपके पास ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है। तो जैसे ये एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो अदरवाइज में हमने कहा था सी इज़ लार्जेस्ट, तो ऑलरेडी आपके पास सी यहाँ पे लार्जेस्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आ सकता है अगर आपके पास ये लार्जर का है, तो ये अगर सेम क्वेश्चन स्मॉलेस्ट में वो पूछे तो जहाँ पे आपने ग्रेटर देन का साइन लगाया है वहाँ पे हम सिर्फ लेस देन को चेंज कर देंगे। चलते हैं इसके एल्गोरिदम नंबर 3 की तरफ। एल्गोरिदम नंबर 3, एल्गोरिदम नंबर 3 में वो ये कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन। जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है वो आपके पास आउटपुट होती है। इसका मतलब आउटपुट में हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। इनपुट में जो चीज़ वो हमें देगा या हमें रिक्वायरमेंट्स होती है ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। यानी गिवन हमें क्या दिया जा रहा है, मास दिया जा रहा है और साथ फोर्स दी जा रही है। इसका मतलब मास और फोर्स हमारे पास इनपुट है। तो प्रोसेस क्या होगा या प्रोसेसिंग क्या होगी। अगर मैं प्रोसेसिंग बनाऊँ तो हमारे पास एक न्यूटन का सेकंड लॉ होता है, F इज इक्वल टू एम ए। क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। तो इस स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम स्टार्ट करेंगे इनपुट से। स्टेप 1 स्टार्ट, और इनपुट में हमें क्या चाहिए, मास एंड फोर्स इंटर मास एम एंड फोर्स एफ। तो ये दो वैल्यू हमें इनपुट में चाहिए थी। अब हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में आपके पास ये आ गया है कि जो आपके पास एक्सेलरेशन होती है वो होती है फोर्स बाय एरिया। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहाँ से हमने निकाला है, A इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैथ। स्टेप 3 आपके पास आ जाएगा आउटपुट A, और स्टेप 4 आपके पास हो जाएगा
स्टॉप, यानी कि हमने एक्सेलरेशन को ही फाइंड आउट करना था। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको रफ वर्किंग में बताता हूँ कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया तो हमने कहा इंटर मास एंड फोर्स। सपोज करें मैं कहता हूँ कि मास आपके पास 10 है और केजी है, और फोर्स आपके पास 100 न्यूटन है। तो हमने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना था। तो हमने जैसे ही कहा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स आपके पास हमने रखा है 100, मास आपके पास आ गया 10, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ जाएगा 10 ms-1। इस तरीक़ेकार से इसकी कुछ रफ वर्किंग है, ये कुछ आइट्रेशन वगैरह होती हैं। अगर आप यहाँ पे ए और एम और एफ़ की वैल्यू को चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर चेंज आता जाएगा। तो चलते हैं एल्गोरिथम नंबर 4 की जानिब। नंबर 4 हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो आउटपुट आपके पास आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और अगर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमने फाइंड आउट करना हो तो इनपुट में हमें उसकी लेंथ देनी पड़ेगी कि लेंथ ऑफ क्यूब क्या है या लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब क्या है। तो इसका मतलब यह है कि इनपुट में हमें इसकी लेंथ को प्रोवाइड करना पड़ेगा जो भी इसकी होगी, और इसमें अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग में वो जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है V इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई L, यानी 3 टाइम्स हम लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस क्यूब की डायग्राम भी ड्रा करता हूँ। तो चलते हैं इसके एल्गोरिथम की जानिब। स्टेप 1 स्टार्ट। देखिए हमारे पास इनपुट में क्या आना चाहिए था, लेंथ। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे इंटर द वैल्यू, इंटर लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब के, जो क्यूब की जो लेंथ थी उसको एंटर करें। स्टेप 2 आपके पास आ जाएगा, हमने वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम आपके पास होता है L मल्टीप्लाई बाय L। स्टेप 3 आपके पास आ जाएगा, आउटपुट हमारे पास आ गई V, आउटपुट वॉल्यूम यानी कि V। और स्टेप 4 आपके पास आ जाएगा स्टॉप। तो इसकी रफ प्रोसेसिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, इंटर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ क्यूब। सपोज करेंगे मैं कहता हूँ जो हमने लेंथ इंटर की वो 5 है। तो आपके पास फिर जो वॉल्यूम था, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो याद आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आपके पास आ जाएगा 125, और ये आपके पास एक वॉल्यूम निकल आया है। तो चलते हैं इसके एल्गोरिथम नंबर 5 की जानिब। एल्गोरिथम नंबर 5, तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी व्हेन द लेंथ ऑफ हाइट एंड बेस आर गिवन। तो इसका मतलब अगर आपके पास इनपुट देखें तो इनपुट आपके पास होनी चाहिए हाइट एंड बेस, ये आपके पास इनपुट हो जाएगी। प्रोसेसिंग में हमारे पास जो इसका एक फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2, और आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बस हम इसको उसी तरीक़ा से स्टार्ट करें। स्टेप 1 स्टार्ट, और हमें क्या चाहिए इनपुट में हाइट एंड बेस, इंटर बेस यानी कि बी एंड हाइट। आप पूरे अल्फाज भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ ये वर्ड लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा इसको इजी होता है सॉल्व करना, क्योंकि एल्गोरिथम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। तो आप इसको जिस मर्जी तरीक़ेकार से लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो स्टेप 2 आपके पास आ जाएगा प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग में हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो वो आपके पास होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2। स्टेप 3 आपके पास आ जाएगी आउटपुट, वो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और स्टेप 4 आपके पास हो जाएगा स्टार।
तो अब हम इसको रफ में चलाते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। की प्रोसेसिंग में जाएं तो सबसे पहले देखें, हमने कहा था इंटर बेस एंड हाइट। तो सपोज करें बेस हमारे पास 5 है और हाइट आपके पास 10 है। तो हमारे पास फार्मूला ये था, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। बेस आपके पास 5 है, हाइट आपके पास 10 है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा 10 टू 5 आर 50। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम नंबर 6 की जानिब। 6 इसमें आपके पास सबसे पहले वो ये कह रहा है कि रीड मार्क्स। तो इसका मतलब है हमें इनपुट में मार्क्स चाहिए। प्रोसेसिंग में हम मार्क्स को कंपेयर करेंगे गिवन स्कीम के साथ। क्राइटेरिया हमें ऊपर गिवन दिया हुआ है और आउटपुट में हमारे पास आ जाएगा ग्रेड। तो हमारे पास जो स्कीम गिवन है वो आपके पास ये है कि अगर आपके पास मार्क्स जो हैं वो 80 से ज़्यादा हैं या 100 से कम है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है ग्रेड A1। इसी के कार से नेक्स्ट क्राइटेरिया आपके पास ये है कि मार्क्स 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो आपके पास ग्रेड A हो जाएगा। अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं और 70 से कम है तो ग्रेड B। इस तरीक़ेकार से गिवन क्राइटेरिया हमें दिया हुआ है, तो इस तरीक़ेकार से हम उसको ग्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इंटर मार्क्स, मेरे पास इसमें थोड़ी जगह कम है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इंटर मार्क्स स्टेप 2 आपके पास यहीं से हमने कंपैरिजन स्टार्ट करना है कि जैसे ही वो हमें मार्क्स गिवन देगा तो हम इसको कंपेयर करेंगे। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 80 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, अगर इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं देन प्रिंट ग्रेड आपके पास आ जाएगा A1, उसने हमें दिया हुआ था ग्रेड A1। अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। फिर इसी तरीके से स्टेप 2 आपके पास आ जाएगा। अब हमारे पास सेकंड क्राइटेरिया उसने हमें ये गिवन दिया हुआ था कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन 100, तो अगर आपके पास इस क्राइटेरिया के अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा देन प्रिंट ग्रेड A। अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाएगा स्टेप 3, सेम क्राइटेरिया। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड मार्क्स लेस देन 50, हम करेंगे देन प्रिंट ग्रेड B। अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप। फिर आपके पास आ जाएगा स्टेप 4। आपके पास जो उन्होंने नेक्स्ट क्राइटेरिया दिया था, अच्छा ये स्टेप में थोड़े से 2, इसको 3 बोल दें तो 2 दफ़ा लिख दिए 4, फिर ये आ जाएगा 5। नेक्स्ट आपके पास क्राइटेरिया ये था कि अगर आपके पास जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं एंड मार्क्स लेस देन 60 हैं, यानी 60 से कम है, तो आपके पास जो ग्रेड होगा देन प्रिंट ग्रेड C। अदरवाइज गो टू
नेक्स्ट स्टेप। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। कंडीशन आपके पास ये थी, स्टेप 6 हो जाएगा कि इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड मार्क्स लेस देन 50 देन प्रिंट ग्रेड D, otherwise go to next step। ये इसी तरीके से स्टेप 7 आपके पास हो जाएगा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू हैं 33 एंड मार्क्स लेस देन 40, कि अगर आपके पास 33 या उससे लेस हैं तो आपके पास 40 है, तो फिर हम ये करेंगे कि देन प्रिंट ग्रेड D, ये आ जाएगा E। अदरवाइज अगर यहाँ से लेस हो जाएगा तो फिर कंडीशन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट अनग्रेडेड। तो ये आपके पास सारे क्राइटेरिया को हमने कंपेयर कर लिया। लास्ट पे आपके पास आ जाएगा स्टेप 8 और यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको इसको आइट्रेशन भी चला के बताता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हमने कहा इंटर मार्क्स, सपोज करें कि मैं ये वाला एरिया मिटा चुका हूँ, तो हम इसी में से किसी मार्क्स को सिलेक्ट करता हूँ। सपोज करता हूँ कि मेरे पास जो मार्क्स थे वो आपके पास 62 आए हैं। तो हम क्राइटेरिया को मैच करते हैं कि क्या 62 80 से बड़ा है। जैसे ही एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दूसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसका मतलब हमने नेक्स्ट स्टेप में चले जाना है। क्या 62 70 से बड़ा है, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। हम नेक्स्ट स्टेप में आगे, यहाँ पे आपके पास देखें मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो क्या 62 60 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 62 बड़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। और सेकंड कंडीशन अगर आप देखें तो 62 जो है, जो ग्रेटर देन 50 है और जो 50 है वो 62 से लेस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो क्राइटेरिया था वो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहा है। तो 62 जो है बड़ा है, 50 छोटा है, तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया भी ट्रू हो रहा है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रेड आएगा वो ग्रेड B आएगा। इसी तरीके का अगर हम इसके कोई और नंबर देंगे तो 1 बाय 1 हम इस क्राइटेरिया को चेक करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि वो क्राइटेरिया किस स्कीम में फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के साथ एल्गोरिथम नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं एल्गोरिथम नंबर 7 की जानिब। नंबर 7, इसमें हमने एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसके लिए आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। कि लाइक दैट, जैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमने फाइंड करना है 2 पावर 3, तो अगर मैं इस तरीके का आज से लिखूँगा तो ये आपके पास जो नीचे लिखा होता है ये बेस होता है और ये ऊपर जो लिखा होता है ये आपके पास एक्सपोनेंट होता है। तो अगर हमने लिखना हो 2 पावर 3 तो हम करते क्या हैं कि 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 3, यानी कि मैं इसको गिनूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको 2 को 3 टाइम्स लिखूँगा तो इसका मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। इसी तरीके कार से यहाँ पे आपने ये चीज़ देखना है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी पावर को बढ़ाएंगे, जैसे गिनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं गिनूँ तो 2 पावर 1 है, यहाँ पे गिनूँगा 2 पावर 2, यहाँ पे गिनूँगा तो 2 पावर 3। लाइक दैट अगर मैं एक मरता हूँ 2 पावर मैंने 10 फाइंड करनी है तो इसका मतलब 2 को मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा। थोड़ा कम कर लेता हूँ, 2 पावर 8 कर लें, 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब मुझे एक अदद, एक नंबर वेरिएबल एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा जिसको मैं काउंट करते करते 1 से लेकर 8 तक जाऊंगा। तो ये कंसेप्ट आपके पास लूप का होता है। लूप के चैप्टर में हम इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिलहाल बस मैं आइडिया दे रहा हूँ कि हमने जब जो भी पावर लेंगे यानी जो भी एक्सपोनेंट होगा उसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे और फिर उस एक्सपोनेंट तक इसको लेके जाएंगे। तो इसके एल्गोरिथम की तरफ चलते हैं। तो फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर, तो इसका मतलब ये आ गया कि आपके पास सबसे पहले इनपुट में कोई नंबर होगा, एनी नंबर, जिसकी हमने एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने एनी नंबर, इनपुट में हमें एक नंबर भी चाहिए और उसकी कोई एक्सपोनेंट भी चाहिए, एनी एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब है एक हमें n चाहिए और एक हमें e चाहिए। जब हम प्रोसेसिंग करेंगे
तो प्रोसेसिंग में हमें उस टाइम तक मल्टीप्लाई करते जाना है प्रोडक्ट। तो इसमें दो वेरिएबल हमें मज़ीद चाहिए होंगे, यानी मैं यूँ कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो लूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 पावर 0 है तो आंसर आ जाएगा 1। तो इसका मतलब जो मिनिमम आंसर मेरे पास आएगा वो 1 आ जाएगा। और जब मैं पावर्स को स्टार्ट करूँगा तो एक वेरिएबल मुझे लूप के लिए भी चाहिए, k इज इक्वल टू 1। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर पावर 8 तक जाना है तो मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो मैं 8 तक जाऊँगा। मैं पहले इसको सॉल्व करता हूँ, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको ये ज़्यादा इजीली समझ आ सकता है। और आउटपुट में हमारे पास लास्ट पे आ जाएगा एक्सपोनेंट, जो कि 1 आउटपुट थी हमारे पास। तो अब हम इसको जब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टेप 1 स्टार्ट, और इंटर में हमने वो नंबर भी बताना है और उसकी कोई एक्सपोनेंट भी बतानी है। तो इंटर नंबर एंड एक्सपोनेंट, ये आपके पास आ जाएगा ई। कोई नंबर बताना है और उसकी एक्सपोनेंट भी बतानी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 पावर 3 है, तो ये 2 पावर 3 हम देंगे किसको, 2 मल्टीप्लाई 2। तो इसको जिस आंसर में हम स्टोर करेंगे, सपोज करें उसका नाम मैं प्रोडक्ट रखता हूँ और उसको हम पी रखते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया कि स्टेप 2 में लिखता हूँ, स्टेप 2 ये आपके पास आ जाएगा INI इनिशियलाइज प्रोडक्ट P एंड K। और K को मैंने आपको बताया कि हम उसको लूप के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ P इज इक्वल टू 1 और K इज इक्वल टू 1। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में आपके पास अगर हमने प्रोडक्ट निकालना है, फॉर एग्जांपल ये मैं नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा, याद आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास एक नंबर होगा और एक प्रोडक्ट होगा। तो स्टेप 3 में आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय N। स्टेप 4, K को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, अगली दफ़ा मैं इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका मतलब K आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो जाएगा 1 टू E, यानी एक्सपोनेंट जितनी हमने इसकी निकालनी होगी। तो ये आपके पास आ जाएगा K इज इक्वल टू K प्लस 1। फिर स्टेप 5 आपके पास ये भी है कि ये जो K है ये कहाँ तक एग्जीक्यूट होगा। तो K का मैंने आपको बताया, जब हम K को एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 पावर 5 है तो ये आपके पास एक्सपोनेंट था। तो इसका मतलब जब हम K को इंक्रीज़ करते जाएंगे, कब तक, जब तक वो एक्सपोनेंट तक ना पहुँच जाए, यानी इफ़ K लेस देन इक्वल टू E then go to step 3, otherwise go to next step। नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो 6 हो जाएगा, स्टेप 6 आउटपुट, और आउटपुट को हमने स्टोर किया था P में। और स्टेप 7 आपके पास हो जाएगा स्टॉप। स्टेप 7 स्टॉप। मैं अब इसको थोड़ा सा रफ में एग्जीक्यूट करूँगा तो इंशाल्लाह ये आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ये कहते हैं इंटर नंबर, एक हमें n चाहिए था, एक हमें e चाहिए। तो सपोज करें मैं आपके पास ये कहता हूँ कि हमें चाहिए कि 3 की पावर 4। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो 81 आएगा। तो अब देखते हैं हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। प्रोडक्ट में हमने स्टोर किया था 1 और K हमने स्टोर किया है 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो नीचे वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था, ये आपके पास नंबर है, ऊपर आपके पास एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास जो n है वो 3 हो जाएगा और जो e है वो आपके पास 4 हो जाएगा। अब 1 बाय 1 हम इसको स्टार्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ तक हमने इनिशियलाइज कर लिया, यानी P1 इनिशियलाइज कर दिया और K को भी 1 इनिशियलाइज कर लिया है, P मल्टीप्लाई बाय N। इस टाइम P में आपके पास देखें क्या है 1 और N में आपके पास क्या है 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 1 जार 3। लेकिन ये वाला आंसर हमने इनिशियलाइज किसको करना है, P को। इसका मतलब P के पास अब 3 आ गया और K में पहले 1 था, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 करेंगे तो K का आंसर आपके पास आ गया 2। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। E आपके पास देखें, हमारे पास E का आंसर है 4। तो अब आप देखें K में आपके पास क्या स्टोर है 2।
तो क्या 2 4 से छोटा है? तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। जैसे ये ट्रू होगी तो कह रहा है देन गो टू स्टेप नंबर 3। इसका मतलब है कि यहाँ से हम दोबारा यहाँ पे आ गए और दोबारा से हमने क्या किया, p मल्टीप्लाई बाय n। अब p में आपके पास यहाँ पे क्या स्टोर था 3, n में आपके पास क्या है, तो 3 3 दार 9 और ये वैल्यू इनिशियलाइज होगी दोबारा से p को। फिर यहाँ से जब हम नीचे आएंगे इस स्टेप में तो ये आपके पास आएगा k + 1, k में पहले 2 था, अब क्या आ गया 3। अभी भी देखें 3 4 से छोटा है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई हम फिर दोबारा स्टेप 3 पे चले गए। जैसे ही स्टेप 3 पे जाएंगे तो फिर p मल्टीप्लाई बाय n यानी कि 9 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 27 और 3 इंक्रीज हो गया आपके पास आ जाएगा 4। फिर 4 4 के अगर बराबर नहीं है, बड़ा नहीं है लेकिन बराबर है और कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। दोबारा से हम स्टेप नंबर 3 में चले गए। 27 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आपके पास आ जाएगा 81 और k का आंसर k इनिशियलाइज हो जाएगा 4 से बढ़ाएंगे तो 5 हो जाएगा। जैसे ही हम 5 पे आएंगे तो क्या 5 4 से बड़ा है, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और गो टू नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा था कि आउटपुट p और p में देखें आपके पास इस टाइम क्या स्टोर है 81 और हमने पहले ही कहा था कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 81 आएगा। तो इसी के साथ हमारे एल्गोरिदम नंबर 1 से लेकर एल्गोरिदम नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स के लिंक डाल दूंगा। किसी भी टॉपिक्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। और आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, खुद से मोहब्बत करें और ख़ुद की परवाह करें, अपने लिए सोचें, अपनी ज़ात के लिए फ़ैसला करना सीखें। क्या खुद से मोहब्बत करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है? प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।